गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब देख रहे हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो आज हम 11th क्लास के अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, और अपना अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी न्यूज मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं हम। तो अकाउंटिंग बेसिस यानी क्या बेस लेकर के आपको अकाउंटिंग करना है। इसके लिए मतलब जैसे देखो, एक बिजनेस है, उस बिजनेस को में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बंदा पैसा लगाता है। अब वो चाहता क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ये देख सके कि साल भर में उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है, उसने साल भर में कुछ कमाया भी है या बस लगाता ही रहा। जो भी एक्सपेंसेस हुए, जो भी इनकम हुई, उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना सके। तो उसके लिए दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के। पहला सिस्टम होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है एक्रूअल या फिर मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस मतलब नगद, कैश ट्रांजेक्शन्स वाली चीजें, और एक्रूअल यानी जिसमें कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे। यानी मैं यूं कहूं कि इसका मतलब है ओनली कैश, और इसका मतलब है सीसी, यानी कि कैश भी और क्रेडिट भी। ठीक है, बराबर बच्चों। नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, ये कहता है, और ये कहता है बस आने दो। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, हम ये समझते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ तब रिकॉर्डिंग करना है, तब अकाउंटिंग करना है जब आपको एक्चुअली कैश रिसीव हो या कैश का एक्चुअल में पेमेंट हो। यानी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, कैश आपके पास से जाएगा और आएगा, पाँव नहीं लगे हैं, मतलब आप किसी को पेमेंट देंगे या फिर किसी से आप पेमेंट लेंगे, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाएगा। इसमें क्या है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल प्रोसीड आर रिसीव्ड। यानी कि आपको रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना है, तभी आपको ये कहना है कि मुझे कुछ मिला है, जब आपको एक्चुअल में कैश रिसीव हो। यानी गुड्स यदि आपने सेल किए और कैश में सेल किए तो आपको रिकॉर्ड करना है, और कैश यदि आपने गुड्स यदि आपने क्रेडिट सेल किए हैं तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड, और आपको एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करना है जब आप एक्चुअल में कैश पे कर देंगे। सो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड टिल द कैश इज रिसीव्ड। आपको कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है। कैश ट्रांजैक्शन आपको इग्नोर करना है टिल, कब तक इग्नोर करना है, जब तक कि कैश रिसीव नहीं हो जाती या फिर कैश का पेमेंट एक्चुअली नहीं हो जाता। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कैश रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अदर इनकम, एक्चुअल पेमेंट इन कैश। यानी एक्चुअल कैश का रिसिप्ट, उसमें से आप माइनस कर दो एक्चुअल कैश का पेमेंट, टोटल एक्सपेंसेस का। यानी कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आएगा ये प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए। Outstanding expenses, prepaid expenses, income accrued and income received in advance are not considered under a cash basis। देखो, आउटस्टैंडिंग यानी बकाया, यानी कोई एक्सपेंसेस हो गए, उसका पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया। जैसे ईयर एंड आया 31 मार्च, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या मैक्सिमम ही ऐसे होते हैं
जो कि सैलरी का पेमेंट नेक्स्ट मंथ, जैसे आपने अगस्त महीने काम किया तो अगस्त महीने की सैलरी का पेमेंट वो नेक्स्ट मंथ की 5 से 10 तारीख के बीच में करते हैं। यानी पर अकाउंटिंग तो मंथली सिस्टम से देखा जाए तो 31 यानी 31 अगस्त के दिन वो ड्यू हो चुकी है। अब आपने वो एक्सपेंस बुक कर लिया, यानी उसकी जर्नल एंट्री बना ली, पर वो आउटस्टैंडिंग है, आपने अभी उसका पेमेंट नहीं दिया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप कैश सिस्टम में नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए आपका मोबाइल खराब था, आपने रिपेयर करा लिया, अभी उसको पैसे नहीं दिए, यानी काम करा लिया और पेमेंट नहीं दिया, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जैसे आपका मोबाइल है, आप पहले रिचार्ज करते हो फिर बात करते हो, तो उसको क्या बोलते हो? प्रीपेड। और जब आप पहले बात कर लेते हो उसके बाद बिल आता है जिसको आप पोस्ट पेड कहते हो। तो पोस्ट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग है, आपने काम कर लिया और पेमेंट नहीं दिया, बाद में दोगे। प्रीपेड मतलब पहले पेमेंट दे दिया, काम बाद में करेंगे। ठीक है। उसके बाद इनकम एक्रूड का मतलब ये है, इनकम एक्रूड का मतलब ये है कि आपकी इनकम हो गई पर अभी रिसीव नहीं हुई है। जैसे मैंने 1 महीने पढ़ा दिया पर अभी सैलरी नहीं मिली है, तो ये इनकम, भाई मैंने 1 महीने काम कर दिया मतलब मेरी 1 महीने की सैलरी फिक्स हो गई है, यो मिलेगी ही मिलेगी, तो ये कहलाया एक्रूड इनकम। ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या मतलब है कि काम अभी नहीं किया पर पैसा हमको एडवांस में मिल गया। ऐसा कुछ भी कंसिडरेशन कैश सिस्टम में नहीं होता। कैश सिस्टम में सिर्फ ये देखना है कि पैसा आया लिख लो, पैसा गया लिख लो। उधारी से कोई मतलब नहीं है, उधार वाले खिसको, नगद वाले डिस्को। Generally, this system of accounting is adopted by non-trading concern like school, college, club, etc. प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर्स वगैरह, वकील वगैरह इसकी अकाउंटिंग करते हैं कैश सिस्टम में। अच्छा, अब एडजस्टमेंट के आइटम मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, पर फिर भी समझ लीजिए। रिफर्स टू द एक्सपेंसेस व्हिच हैव बिकम ड्यू फॉर पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट बीन पेड येट। उस अकाउंटिंग पीरियड में जिसका आप प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हो, या जिस पीरियड की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उस पीरियड में ड्यू हो गया है पर अभी तक उसका आपने पेमेंट नहीं किया है। प्रीपेड एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट दे दिया, दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड, यानी कि वो अभी तक ड्यू नहीं हुए, पेमेंट देने की लायबिलिटी नहीं आई है पर आपने पेमेंट दे दिया। एक्रूड इनकम का मतलब है विच हैज बीन अर्नड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड बट हैज नॉट येट रिसीव्ड, यानी जो आपने अकाउंटिंग पीरियड में अर्न कर ली पर आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अनअर्न्ड इनकम रिफर्स टू एन इनकम which has been received in advance। अनअर्न्ड इनकम मतलब जो एडवांस में हमको रिसीव हो गई है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द मेन एडवांटेजेस आर, इट इज सिंपल मेथड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होते, सीधा सीधा हिसाब होता है, डायरी में भी आप लिख सकते हो। और ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि इसमें पर्सनली कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं होती। सुटेबल उन लोगों के लिए होता है जिनके पास ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। कुछ डिसएडवांटेज हैं, इसमें एक्चुअलिटी नहीं मालूम पड़ती, जो ओरिजिनल एक्चुअल है वो नहीं मालूम पड़ता, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये फॉलो नहीं करता, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा बेसिस आया एक्रूअल बेसिस ऑफ सिस्टम। अब कैश सिस्टम ने हमने जितनी भी चीजें नो की थी, नो, वो सारी चीजें यहाँ पे यस करना है। इसका मतलब ये है कि कैश सिस्टम में आप सिर्फ कैश करते थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनको इग्नोर करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हीं की अकाउंटिंग करना है। ठीक है। यानी यहाँ पर आपको कैश के साथ में क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैश सिस्टम, कैश ट्रांजेक्शन के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे बिकेम ड्यू रदर व्हेन दे आर रिसीव्ड आर पेड, यानी यदि वो ड्यू हो गया तो आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। और ड्यू होने का मतलब ये है कि काम हो गया, पेमेंट बाकी है बस, तो उसको ड्यू कहते हैं। जैसे आपने बैंक में एक एफडी की, साल भर के लिए
अब साल भर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब उस पर जो ब्याज की रेट थी वो रेट आपको मिलना ही है, भले वो एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई हो या ना हुई। या फिर आपने कोई काम कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 दिन, अब आपको सैलरी मिलना ड्यू हो चुकी है, एक्चुअली वो रिसीव हो या ना हो। ठीक है, अब आगे आते हैं। एडवांटेज क्या है, ये मोर साइंटिफिक सिस्टम है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस में काम करता है, और इसमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस मिलता है और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन मालूम पड़ती है, यानी हमें एक्चुअली ये मालूम पड़ता है कि हमारी एसेट्स लायबिलिटीज कितनी है, हमें साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ है। देयर इज कंसिस्टेंसी होती है यहाँ पर। फिर डिसएडवांटेज, सिंपल नहीं होती ये कैश के जैसा, इसमें पर्सनल जजमेंट भी लगाने पड़ते हैं, है ना। ये डिफरेंस आप देख लें, थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ एक्सप्लेन। एक्रूअल और कैश, एक्रूअल में क्या है, बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आते हैं, यहाँ सिर्फ ओनली कैश ट्रांजेक्शन आते हैं। इसमें ऑल इनकम एक्सपेंसेस, ड्यू, पेड, रिसीव्ड, कुछ भी हो सब आता है, इसमें सिर्फ पेड या रिसीव्ड ही आता है। उसके बाद एक्रूअल सिस्टम में कंसीडर ऑल सच आइटम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, एक्रूड, ये सब यहाँ कंसीडर होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर कैपिटल और रेवेन्यू, यहाँ पर बाइफर्गेशन होता है, यहाँ पर कैश सिस्टम में कोई बाइफर्गेशन नहीं होता कि कैश ट्रांजेक्शन है या रेवेन्यू आइटम है। एक्सेप्टेबिलिटी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और कैश सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता। टेक्निकल नॉलेज हमें एक्रूअल सिस्टम में चाहिए, लेकिन कैश सिस्टम में कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ट्रू प्रॉफिट तो हमें एक्रूअल से ही मिलता है, ट्रू प्रॉफिट यहाँ से नहीं मिलता। लीगल पोजीशन, इसमें एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, यहाँ कोई एक्ट की जरूरत नहीं होती। सुटेबल सबके लिए यही है, ये वाला सबके लिए सुटेबल नहीं है। इलस्ट्रेशन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो देखो, अब कुछ एक समझ लो क्वेश्चन के माध्यम से। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 18-19, उदित हैज हैड टोटल सेल ऑफ 5,80,000, out of which 70,000 out of which cash sales were 370. Total expenses for the year 280, out of which 70 are still pending. Find out profit दोनों सिस्टम से। तो देखो, कैश सिस्टम से क्या होगा मेरे बच्चों, आपने टोटल सेल तो ये कर दिया, लेकिन आपको कैश कितनी मिली है, सिर्फ 3,70,000, सिर्फ इतनी ही कैश मिली है। आपने खर्चे कितने कर दिए, 2,80,000, जिसमें से 70,000 अभी भी देना है। यानी ये देखा जाए तो कैश पेड जो है, कैश आपने पे सिर्फ कितने में किया है, कैश पेड आपका सिर्फ है 280 माइनस 70, यानी 2,10,000। आपने कैश का पेमेंट सिर्फ 2,10,000 ही किया है। तो अब आपको क्या करना है कि 370 यानी 370 में से 210 आप माइनस कर दीजिए, आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा कैश सिस्टम से। कितना आता है, 370 माइनस 210, 1,60,000 कैश बेसिस से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1,60,000 रुपए है। लेकिन यदि आप एक्चुअल में देखें, यानी जब आप इस सिस्टम पे जाएंगे एक्रूअल बेसिस में, तो 580 माइनस ये, तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट, 580 माइनस 280, तो आपका यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट 3 लाख आ जाएगा, जो आपको एक्चुअली हुआ भी है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, कैश सिस्टम से 1,60,000 और एक्रूअल सिस्टम से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका आता है। चलो सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। 1,60,000 और एक्रूअल में 3 लाख, ठीक है। चलिए, इसमें और कोई टर्मिनोलॉजी है तो देख लेते हैं हम, क्योंकि रिवीजन है, मतलब कुछ नहीं है अब। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो बच्चों, अब हम समझते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस चीज को हम अब समझने की कोशिश
करते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में करें? चलो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।